पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो विषय हमने आज रखा व्याख्यान के लिए वो है युग दृष्टा दीनदयाल उपाध्याय। कौन होता है युग दृष्टा? दृष्टा वह होता है जो देखता है। हम सभी देखते हैं, हम सब दृष्टा हैं क्या? हाँ, सामान्य अर्थ में हम सब दृष्टा हैं, लेकिन असामान्य अर्थ क्या होता है कि जिन दर्शन की बात होती है, हम कहते हैं षट दर्शन हमारे यहाँ भारत की दर्शन की परंपरा है। वो क्या है? वो परंपरा ये है कि जो हमारे चर्म चक्षु है, जो भगवान ने दी हमारे शरीर पर की आंखें हैं, वे आंखें जो नहीं देख सकती, वे आंखें जो देखती है उसके तो हम सभी दृष्टा हैं, पर वे आंखें जो नहीं देख सकती और जिसको देखने के लिए अपने प्रज्ञा चक्षु चाहिए, जिनको देखने के लिए अंदर की आंखें चाहिए, जो सत्य ऊपर से दिखता नहीं है, जो सत्य ऊपर से दिखता नहीं है, परम है, सत्य है, इसके दर्शन जो करता है उसको दार्शनिक कहते हैं, और उस दार्शनिक को ही दृष्टा भी कहते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय युग दृष्टा का क्या मतलब है? मतलब है कि भारत की सनातन परंपरा है, विश्व के मंच पर भारत अकेला है कि जब से उसकी सभ्यता संस्कृति को संसार जानता है, वो 5000 साल है, 10,000 साल है, उससे ज्यादा है, पर जब से जानता है तब से आज तक यह परंपरा अनाहत है। विश्व में ऐसी और कोई परंपरा नहीं है, और इसलिए इसको हम सनातन कहते हैं। जो थी, जो है, जो रहेगी, वह सनातन परंपरा है। लेकिन इस सनातन जगत में युग परिवर्तनशील, युग बदलते रहते हैं। उस बदलते युग में सनातन सत्य को बदले हुए युग के अनुसार व्यक्त करना, सनातन सत्य को बदले हुए युग के अनुसार व्यक्त करना जिस व्यक्ति की क्षमता में आता है उसे हम कहते हैं युग दृष्टा। तो दीनदयाल उपाध्याय वे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने युग की आवश्यकता के अनुसार भारत की सनातन संस्कृति को सार्वजनिक जीवन में अभिव्यक्त किया। वह क्या है? वह क्या है, यह जानने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। दीनदयाल उपाध्याय का बचपन किस प्रकार से संघर्षमय था? दीनदयाल उपाध्याय अपने बचपन से ही, जैसा धर्मेंद्र जी ने कहा, एक मेधा संपन्न, प्रज्ञा संपन्न, बुद्धिमान विद्यार्थी के रूप में उनको संसार में देखा। सब प्रकार की कठिनाइयों और मुश्किलों के बावजूद एक परिश्रमी और सेवाभावी युवक जब कॉलेज के बाहर निकलता है, जब पिलानी से बाहर आए, वो कानपुर गए, तब वो 37 साल के थे। तब वो 1937 में बाहर आए। 1937 क्या है? 1937 को जानोगे तो उस युग को जानोगे। 37 क्या है? तो 37 वह काल है जब भारत में अंग्रेजों ने संवैधानिक सुधार के नाम पर पहला चुनाव करवाया। पहला चुनाव हुआ 1937 में। हम तो तब थे नहीं, पर आज लौट कर देखते हैं कि काश वह चुनाव न हुआ होता। वह चुनाव न हुआ होता तो शायद भारत का विभाजन भी न हुआ होता। 1937 का ही वह चुनाव है जब
चुनाव तो कहा गया उसे, वैधानिक भी कहा गया उसे, पर भारतीय जन के प्रतिनिधि वहां नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि संप्रदाय के आधार पर मुस्लिम समाज को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। क्या मतलब इसका? कि मुसलमान मुस्लिम को ही वोट देंगे और हिंदू हिंदू को ही वोट देंगे। यदि उस चुनाव में इस व्यवस्था को स्वीकार न किया गया होता और हमारे नेता ये कहते कि वोटर्स का हिंदू मुस्लिम में ये बंटवारा हमको स्वीकार नहीं है, हम नहीं जाएंगे इस चुनाव में। लेकिन इस चुनाव के परिणाम से जो कुछ होने वाला था, चुनाव के परिणाम से क्या होता है? चुनाव के परिणाम से सत्ता, राज्य हाथ में आता है। तो मन में ऐसा आता है कि क्या हमारे नायकों को सत्ता का मोह हो गया था? वे उस चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर सके? वे क्यों नहीं कह सके, अपने आप को सेकुलर कहने वाले, वो ये क्यों नहीं कह सके कि संप्रदाय के आधार पर सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? यह वह दास्तान है। तब एक नौजवान पिलानी से इंटरमीडिएट करके कानपुर जा रहा है, उसको देख रहा है, सजग है। और उस चुनाव के परिणाम से जो सब बातें हुई, मैं यहां भी कहता नहीं, आप जरूर पढ़िएगा उसको, कि किस तरह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ, उस समझौते को किस प्रकार कांग्रेस ने नकार दिया, और पहला ही चुनाव और पहली बार दल बदल। सेकुलर है इसलिए मुसलमान को तो मंत्री बनाना ही पड़ेगा, और कांग्रेस में नहीं है तो मुस्लिम लीग के 3 लोगों को तोड़कर कांग्रेस में लाकर उनको मंत्री बनाया। यह है अंग्रेज द्वारा स्थापित लोकतंत्र और संवैधानिक सुधार का पहला अध्याय, जिसमें दल बदल है, जिसमें सांप्रदायिकता है, सत्तारूढ़ता है, और हम उसी को आजादी का आंदोलन कहते हैं। और इसलिए यह नौजवान जब कॉलेज के बाहर आता है, वह इसको आजादी का आंदोलन मानने से इनकार कर देता है। यह देश की आजादी का आंदोलन नहीं है, यह देश के विभाजन की दुर्भाग्यपूर्ण राह है। इस राह पर नहीं जाना चाहिए, इस राह पर नहीं चलना चाहिए। और इसलिए जो उसने राह चुनी, तो कानपुर में ही उन्होंने वह राह चुनी। उनके एक साथी थे जिनका नाम जानना चाहिए हमको, वो कोई बड़े देश के बड़े आदमी नहीं थे, पर दीनदयाल उपाध्याय के साथी थे, और उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय को संघ में इंट्रोड्यूस किया, स्वयं इस वक्त बढ़ाया। उनका नाम था श्री बालूजी महाशब्दे, महाराष्ट्र के थे श्री बालूजी महाशब्दे। तो बालूजी महाशब्दे के संपर्क में आए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए, और संघ में उन्होंने जो राष्ट्र सुना, संघ में उन्होंने जो बातें देखी, उसका परिणाम ये था कि आजादी के आंदोलन की मुख्य धारा माना जाने वाला कांग्रेस का आंदोलन, जो 1937 के चुनाव में किस प्रकार व्यवहार कर रहा था, यह देखने के बाद वह नौजवान वहां नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में गया। वहां गया और उन्होंने देखा कि सारा देश तो आजादी के आंदोलन के नाम पर कांग्रेस के पीछे है।
सारा देश तो उसके पीछे है, लेकिन कोई धारा है जो इसका विरोध भी कर रही है, कोई धारा है जो इसके साथ नहीं, और उनमें ऐसे लोग हैं, और जिसका नाम अभी लेना बहुत जरूरी है, वो है स्वातंत्र वीर सावरकर। सावरकर जी के बारे में आजकल टीवी पर यहाँ बहस आती है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बातें आती है। जो देश अपने ऐसे महानायकों का सम्मान नहीं कर सकता, जिन्होंने इस देश के आजादी के आंदोलन को पहला मंत्र दिया। 1857 ये सिपाही गदर नहीं, ये आजादी का आंदोलन है, आजादी का पहला आंदोलन है। और आजादी के आंदोलन की जो पहली पुस्तक अंग्रेज ने जब्त की, वह जब्त होने वाली पुस्तक वीर सावरकर की वह पुस्तक है। वीर सावरकर ही है जिन्होंने मदन लाल ढींगरा को उत्प्रेरित किया और जलियांवाला बाग के हत्यारे की हत्या करवाई, और मदन लाल ढींगरा के खिलाफ जिन्होंने प्रस्ताव पास करना चाहा क्लब में, उसे नहीं होने दिया। जो देश के क्रांतिकारियों से जुड़े, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सेना बनाने वाले, उससे पहले आजाद का सुभाष बोस का तो नाम बड़ा हो गया, पर सुभाष बोस आजाद हिंद फौज के नायक थे, और उसके पहले उस सेना के संस्थापक रास बिहारी बोस थे। वो रास बिहारी बोस सावरकर के साथ अंडमान की काल कोठरियों में जिस महापुरुष ने तपस्या की, जिसने लोहे की कील से पत्थर की दीवार पर साहित्य रचा, जिसको काला पानी से आने के बाद रत्नागिरी में स्थानबद्ध किया, तो उसने कालाराम मंदिर बनाया। वह पहला व्यक्ति है जिसने सब जातियों के लोगों को एक साथ बैठाकर खाना खाया। महात्मा जी बहुत बाद में आए, वह महापुरुष जब कानपुर आया, दीनदयाल उपाध्याय कानपुर की शाखा के मुख्य शिक्षक, और उन्होंने चाहा कि सावरकर जी कानपुर आ रहे हैं तो उनको शाखा बढ़ाना चाहिए। सावरकर बड़े आदमी थे, वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, और कानपुर शहर में उनको स्वागत करने वाले, उनके कार्यक्रम रखने वाले बहुत लोग थे। तो एक कॉलेज विद्यार्थी का उन तक पहुंचना मुश्किल था, पर उन तक पहुंचा गया, और उनको कहा गया कि सावरकर जी के पास कोई समय नहीं है, जितना समय वो लेकर आए हैं वो बिल्कुल बंधा हुआ है मिनट टू मिनट, वो किसी कार्यक्रम में नहीं आ सकते। तो दीनदयाल जी ने कहा कि प्रातः काल क्या करने वाले हैं वो, प्रातः काल 5 बजे क्या करने वाले हैं, प्रातः काल 5 बजे कोई कार्यक्रम नहीं है। तो उन्होंने कहा संघ की शाखा में प्रातः काल 5 बजे कार्यक्रम होगा, सावरकर जी को वहां आना चाहिए। सावरकर जी वहां गए और रात भर घूमकर दीनदयाल उपाध्याय और उनकी शाखा के स्वयंसेवकों ने एक शानदार कार्यक्रम वीर सावरकर की उपस्थिति में कानपुर में किया। इस घटना का क्या महत्व है? इस घटना का खास महत्व, कार्यक्रम होते रहते हैं सावरकर में, खास महत्व यह है कि दीनदयाल किस दिशा में जा रहे हैं, कॉलेज से बाहर हुआ ये नौजवान किस दिशा में जा रहा है, और वह दिशा ये है, उस दिशा को इंगित करने वाली घटना मात्र रहेगी। और इससे निकलने के कारण मालूम नहीं कि किसकी चर्चा कर रहे हैं दीनदयाल। दीनदयाल जी अपने एक लेख में चर्चा कर रहे हैं कि वो भरतपुर स्टेशन पर है
और कोई व्यक्ति जिसके हाथ में बेड़ियां हथेली लगी हुई है, पैर में बेड़ियां बनी हुई है, उसको ले जाया जा रहा है। पता लगता कि कौन है ये, तो कहा कि कोई क्रांतिकारी है। उस लेख में नाम लिखा होने इसलिए मुझे भी पता। तो दीनदयाल जिसके पास जाते हैं और वो क्रांतिकारी कहता है, नौजवान हो, देश के लिए काम करोगे? दीनदयाल ने कहा, हाँ जरूर करूंगा। और तो देश में आजादी का आंदोलन चल रहा है, पर आजादी का आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस का नाम है। तो दीनदयाल लिखते हैं कि यह बात उनको अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो क्रांतिकारी अच्छी नहीं लगी। यह बात उनको अच्छी नहीं लगी। दीनदयाल जी रही है, उसे सुना। इस घटना का भाई क्या महत्व है? इस घटना का भी यही महत्व है, दीनदयाल के घर जाने। तो कभी कभी ये सवाल खड़ा होता है कि आजादी के आंदोलन में, क्रांतिकारियों के आंदोलन में शरीक न होते हुए एक अन्य दिशा में दीनदयाल उपाध्याय जैसा संवेदनशील, प्रतिभावान नौजवान क्यों गया? और इसलिए जिस कारण से वो गए, उस कारण को रोकना संभव नहीं हुआ। 1937 के चुनाव को उन्होंने भारत विभाजन की राह पर जाने वाला घोषित किया था। और 10 साल में भारत विभाजन हो गया। भारत विभाजन हो गया और इसलिए दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने क्या क्या इम्तिहान दिए, कैसे दिया, नहीं कहता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बन गए। श्री भवराव देवरस प्रचारक थे। उनके हॉस्टल में बाबा साहब आपटे, राजाराव परमार लोग आकर रुका करते थे। 1939 में उन्होंने संघ का प्रथम वर्ष किया, 1942 में द्वितीय वर्ष किया और 42 में वो संघ के प्रचारक हो गए। यहाँ उनका सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हो जाता है और इस प्रारंभ में हमें ध्यान में आ जाता है कि दीनदयाल उपाध्याय देश की मुख्य धारा की राजनीति के बाहर है और मुख्य धारा की जो प्रवाह है उससे वे असहमत हैं और इस बात को वे सहन करने को तैयार नहीं है कि भारत जैसे प्राचीन और महान राष्ट्र, भारत जैसे प्राचीन और महान राष्ट्र में के साथ ऐसा व्यवहार हो। 5000 साल के इतिहास में कितने संघर्ष हुए, कितने आक्रमण हुए, कितने हमने लोगों को खोया, कितनी हमने भूमि को खोया, पर भारत कभी अभारत तो नहीं हुआ। यह पहली घटना है 1947 में जब भारत के शरीर से अभारत पैदा हुआ, जिसके कारण से हम हिंदू हैं। वो सिंधु विदेश हो गए, ढाका विदेश हो गया, तो देश का बंटवारा हुआ और देश का हिस्सा भारत अभारत हो गया, सिंधु अभारत हो गया। रावी के तट पर शपथ खाई थी, वो अभारत हो गया। गंगा जहाँ गिरती, गंगा सागर में, बंगाल में, वो अभारत हो गया। भारत के शरीर में किसी अभारत को स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसलिए देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए, देश का चिंतन कैसा होना चाहिए, राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रचारक दीनदयाल उपाध्याय ने जो पहली पुस्तक लिखी उसका नाम है सम्राट चंद्रगुप्त। उसमें किसी आंदोलन का वर्णन नहीं, वो एक उपन्यास है, बारोपयोगी उपन्यास, पर वो कहता है देश क्या चाहिए, देश को क्या चाहिए कि जब चाणक्य इस धरती पर आते हैं तब भारत का राजनीतिक मानचित्र बटा हुआ है बुरी तरह से, और बटा होने का परिणाम क्या है कि देश पर आक्रमण हो रहा है। यूनानी सिकंदर देश पर आक्रमण कर रहा है, देश पर आक्रमण हो रहा है, पर देश की कोई सेना नहीं है।
देश पर आक्रमण हो रहा है पर देश का कोई सेनापति नहीं है। देश पर आक्रमण हो रहा है पर देश की राज्य व्यवस्था को संभालने वाला कोई निकाय नहीं है। ऐसे में वह महापुरुष खड़ा हुआ और वह यूनानी आक्रमण के प्रतिकार में भारत को संगठित करने का प्रयत्न करता है और चंद्रगुप्त को खड़ा करके यूनानी को शिकस्त देता है। दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं भारत के नेतृत्व का आदर्श चाणक्य है। अब यह देश के लोगों पर है कि वो अपने तब के नेतृत्व को और चाणक्य के नेतृत्व को देखें। और उसी के साथ दूसरी पुस्तक आती है उनकी और वो ये आती है कि चाणक्य राजनीतिक रूप से देश को एक करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेना खड़ी करते हैं, लेकिन भारत राजनीतिक अस्मिता नहीं है। भारत राजनीतिक अस्मिता नहीं है, भारत सांस्कृतिक अस्मिता है। और इसलिए भारत की सांस्कृतिक अस्मिता को व्यक्त करने वाला उनका दूसरी पुस्तिका आती है, पूर्ण उपन्यास है, उसका नाम है जगत गुरु शंकराचार्य। तो दीनदयाल उपाध्याय ये कन्वे करते हैं नई पीढ़ी के सामने कि जिस प्रकार का नायकत्व आज हमको अपनी राजनीति में दिखाई देता है वह नहीं। जैसा नायकत्व चाहिए उसका आदर्श है आर्य चाणक्य, उसका आदर्श है जगत गुरु शंकराचार्य। संघ की शाखा में इस शिक्षा को वो देते थे। देश का बंटवारा हो गया और देश के बंटवारे में से जो अनेक बातें निकली उन अनेक बातों में से एक बात थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी का चाहिए। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था भारतीय जनसंघ और उस जनसंघ के चुने हुए महामंत्री ये दीनदयाल उपाध्याय थे। और जनसंघ की स्थापना और उनकी पहली पुस्तक ये साथ साथ है और उनकी पहली पुस्तक है अखंड भारत क्यों। हम सबको पढ़नी चाहिए। अखंड भारत का अर्थ ये नहीं है कि सारे भारत पर किसी एक राजा का राज हो जाए। अखंड भारत का मतलब ये नहीं है। अखंड भारत का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली का राज जहां तक जाए वहां भारत और दिल्ली का राज जाने जाए भारत नहीं, ऐसा नहीं। तो अखंड भारत का अर्थ क्या होता है तो पढ़ने की जरूरत है। और अखंड भारत कैसे होगा, सरलता से दीनदयाल जी व्यक्त करना चाहते हैं। वो कहते हैं अखंड भारत कैसे होगा, इसके लिए जानो कि भारत खंडित क्यों हुआ। तो उन्होंने कहा भारत खंडित इसलिए हुआ कि जिनको भारत की अखंडता का आग्रह करना चाहिए था उन्होंने उस आग्रह को छोड़ दिया। अखंडता का आग्रह छोड़ दिया इसलिए खंडित हुए। अखंडता का आग्रह बनाए रखो फिर अखंड हो जाओगे। तो इस अखंडता का आग्रह आने वाली पीढ़ियों के दिमाग में रखना, ध्यान रखना उन यहूदियों का कि जिन्होंने 1800 साल तक अपना देश छोड़ दिया था, दुनिया भर में हो गए थे, पर एक बात केवल बोलते थे। क्या बोलते थे? आज की नमस्ते यहाँ करते हैं, कल जेरूसलम में करेंगे, कल का नमस्कार जेरूसलम में करेंगे। ये बात कब तक बोलते रहे? 1800 साल। तब जाकर आज भी हर यहूदी को लगता है जेरूसलम में। यह आग्रह बनाए रखना और इस आग्रह के पीछे का लॉजिक क्या है, इस आग्रह के पीछे का तर्क क्या है, इस आग्रह के पीछे का इतिहास क्या है, उसमें तो छोटी पुस्तिका है पर पढ़ना चाहिए, बोधप्रद है, ध्यान में आएगा। फिर पढ़ने के बाद ये सवाल भी मन में आएगा कि भाई साहब अब अखंड कैसे होगा, पर अब अखंड हो जाएगा तो मुसलमान कितने हो जाएंगे, इतने सी परेशान कर रहे हैं तो आगे को क्या होगा। ये सब सवाल निरस्त हो जाएंगे
फिर वापस कुछ करना पड़ेगा। और इसलिए वह पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनसंघ, शायद 1937 के चुनाव में जो लोग भाग ले रहे थे उनके दिमाग में यह था कि इस चुनाव के बाद सत्ता आएगी, पर जनसंघ जब बना, बनाने वालों के दिमाग में दूर दूर तक यह नहीं था कि सत्ता आएगी, संभावना नहीं थी। क्यों बनाया? उसके बावजूद बनाया इसलिए कि भारत की अखंडता का आग्रह भारत की राजनीति में व्यक्त होना चाहिए, भारत की अस्मिता का आग्रह भारत की राजनीति में व्यक्त होना चाहिए। तो क्या बाकी लोग व्यक्त नहीं कर रहे थे? दीनदयाल की जनसंघ की जरूरत थी क्या इस बात के लिए? हाँ ठीक। आप 1952 की संसद का दृश्य देखिए। 1952 पहले चुनाव के बाद जो संसद आई उसका दृश्य देखिए। सबसे बड़ी संख्या कांग्रेस पार्टी की है, और कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिसने अभी अभी सत्ता में आने के पहले द्विराष्ट्रवाद के आधार पर भारत का विभाजन स्वीकार किया है। उसके हस्ताक्षरों से भारत का विभाजन हुआ है। वो कैसे अखंडता का व्यक्त कर सकती है? नंबर 2 पर जो लोग हैं ये साम्यवादी हैं। साम्यवादी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने भारत विभाजन का समर्थन किया। भारत की अन्य किसी, कांग्रेस ने भी विभाजन स्वीकार किया, पर विभाजन के तर्क को स्वीकार नहीं किया। पर विभाजन के तर्क को स्वीकार करने वाली एक ही पार्टी थी, वह पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और वो आज भी नहीं, उनके नेता तो बोलते कम है वैसा, लेकिन आज भी नहीं मानते। उनका जो विद्यार्थी संगठन आज कहता है भारत के लिए टुकड़े होंगे, और 17 टुकड़े होंगे। ये 17 ब्लॉक्स क्या है? ये 17 टुकड़े हैं उस वक्त जिस वक्त दीनदयाल जी थे। उस वक्त उनके नेता गंगाधर अधिकारी, उन्होंने एक थीसिस पेश की थी और ये कहा था भारत एक देश, एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक समाज नहीं है। तो क्या है? कहा इंडिया इज ए मल्टी नेशनल कंट्री। भारत बहुराष्ट्रवादी देश है, यहाँ बहुराष्ट्र है, यहाँ 18 राष्ट्रीयताएं हैं, 17 राष्ट्रीयताएं हैं। तो जो भारत को, जिन्होंने भारत को द्विराष्ट्र के रूप में बंटवाया वे बहुमत में है। जो भारत को बहुराष्ट्र मानते हैं वो विपक्ष में है,